आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया के गुलशन इकबाल में वाक़े घर पर कार में सवार 3 अफराद पहुंचे कि एक खातून की चीखों की आवाज आती है। अफगानिस्तान में एक जेल है बगराम में। मुझे एक औरत की आवाज आती थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। अगर मैं आपसे ये कहूँ ये एक जिंदा लाश खड़ी थी मेरे सामने तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। एक जेल के गार्ड्स ने 2 मरतबा हमारी बेटी से ज्यादती की है और अनगिनत बार कैदियों ने ज्यादती की है। हमारे अपने पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आफिया वापस पाकिस्तान आए। उसके टुकड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया। कुरान पाक के ऊपर अब भी पेशाब करते हैं। कुरान करीम को पखाने में वो फेंक देते थे। तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। 2 मार्च 1972 को कराची के अंदर एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम था आफिया। जब आफिया पैदा हुई तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी तो घर वाले सोच रहे थे कि शायद ये बच ही ना पाए, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि आफिया जो है वो सरवाइव कर गई। जब आफिया पैदा हुई तो घर में सब खुश थे। बड़ा भाई आफिया को सल्यूट कर रहा था और बड़ी ही खुशी से उसका नाम, उसकी जगह जहां वो पैदा हुई अपनी डायरी में महफूज कर रहा था। बचपन में आफिया को 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जिसमें उसकी डॉल्स, उसके बालून्स और सबसे ज़्यादा जिससे उसको मोहब्बत थी वो उसका डॉगी शैगी था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगर कराची के किसी स्कूल के अंदर डिबेट कंपटीशन होता या फिर तकरीरी मुकाबले होते तो आफिया भी उनमें हिस्सा लेती। बहुत से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए आते, जिसमें आमिर लियाकत भी शामिल होते थे। तो आमिर लियाकत बताते कि हम कहते कि यार आफिया आई है इस वाली डिबेट, इस कंपटीशन में ना आप तो 2nd और 3rd के लिए करते हैं मुकाबला, क्योंकि पहला तो आफिया ने ले जाना है। आफिया अक्सर जब अपनी वालदा के साथ घर से बाहर निकलती वो देखती कि कराची के बहुत सारे लोग जो है वो लाइनों में लग के पानी के लिए खड़े हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो आफिया अपनी वालदा से कहती, माँ क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? तो आफिया की वालदा उसे कहती, बेटा हम इतनी तादाद में लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो उसकी माँ ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, हाँ एक तरीका है, अगर हम इस निज़ाम को बदल दें। तो आफिया ने कहा कि हम इस निज़ाम को कैसे बदल सकते हैं? तो उसकी माँ ने आफिया की तरफ देखा और कहा, बेटा एक तरीका है कि हम इस निज़ाम को बदल सकते हैं। अगर तुम तालीम हासिल करो, लोगों के अंदर शऊर पैदा करो, लोगों में तालीम बांटो, और तब जाके हम इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। तो आफिया ने कहा, माँ आज से मैं ये तहिया करती हूँ कि इंशाअल्लाह कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम को ज़रूर तब्दील करूँगी। आफिया अब बड़ी हो चुकी थी। उनके ख़ानदान में ये रवाज था कि जब बच्चियाँ जवान हो जाती हैं तो उनकी शादी बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं आफिया की शादी की बात भी वहाँ हो रही थी, लेकिन आफिया का भाई नहीं चाहता था कि आफिया की इतनी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि वो भांप चुका था कि आफिया एक गैर मामूली लड़की है। अगर इसे वक्त दिया जाए तो ये कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर कर सकती है। खैर आफिया के भाई ने आफिया के घर वालों को इस चीज़ के लिए आमादा कर लिया कि वो उसे अमेरिका लेके जाएगा। तो और कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करने दूंगा जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी। एक का कर दिया आपने, लेकिन नॉट हर, शी इज सो ब्रिलियंट एंड शी हैज सच अ वंडरफुल करियर अहेड ऑफ हर। और आफिया 1990 के अंदर जो है वो अमेरिका पहुंच जाती है, जहां पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन के अंदर एडमिशन ले लेती है। लेकिन बाद में आफिया की जो है वो MIT के अंदर जो है स्कॉलरशिप लग जाती है। और अब MIT जो है वो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब MIT के अंदर तालीम हासिल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि आपको तालीम के साथ साथ बाकी कैरिकुलम के अंदर भी हिस्सा लेना पड़ता है। 1992 के अंदर आफिया को अपने थीसिस इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इफेक्ट ऑन वुमेन के ऊपर एक अवार्ड मिला, जिसे कैरल विंसन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर आफिया ने सिर्फ अपने कोर्स के ऊपर ही फोकस नहीं किया, बल्कि कुरान पाक को भी तर्जमे से सीखा और दूसरों को सिखाया। The Quran says, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا। Live with your wives, treat them with kindness and equity। अक्सर जब भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इवेंट होता तो आफिया क्या करती, उस इवेंट से पहले ही वहाँ पहुँच जाती और वहाँ जितनी भी चेयर्स पड़ी होती उनके ऊपर जो है वो कुरान पाक की कुछ आयात के तर्जमे रख देती, और चेयर के बिल्कुल बैक के ऊपर वो लिख देती, फ्री इंसाइक्लोपीडिया फॉर योर लाइफ।
और ये सारा काम जो था वो अपने ज़ाती पैसों से कर रही थी, जो उसे स्कॉलरशिप से मिल रहे थे या घर वालों की तरफ से आ रहे थे या जहाँ से भी आ रहे थे, वो सारा काम कुरान पाक के लिए कर रही थी। अक्सर MIT के स्टूडेंट जो है वो कानों के ऊपर हेडफोन लगाए वहाँ बैठी होती थी, तो आफिया उनसे सवाल करती थी कि आप मुझे ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी के सामने जो पैब है आप वहाँ पर क्यों जाती हैं? इतने प्रेशर्स हैं, ये हम तो जाते इसलिए, और ये लाउड म्यूजिक और डिस्को और ये सब कि हमारे प्रेशर कम हो जाए। तो आफिया ने क्या किया, अपना रेडियो जो है उनके सामने रखा और उसमें कुरान पाक की तलावत लगाई और कहा देखो ये सुनो, मुझे तो ये सुन के सुकून मिलता है। आफिया को इंसानियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। MIT यूनिवर्सिटी के पास जो है ना वो ओल्ड होम्स होते थे, जिन्हें रिटायरमेंट होम्स भी कहते हैं, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने वालदैन को, बुज़ुर्ग वालदैन को ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे और वापस उनको मिलने नहीं आते थे। कोई कोई आ जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो है उनको वैसे ही लावारिस छोड़ के चले जाते थे, तो लोग उनकी जो है वो मदद कर दिया करते थे बुज़ुर्गों की। तो इसी तरह आफिया भी जब काम से फ्री हो जाती, यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाती, तो उन ओल्ड होम्स में जाती और उन बुज़ुर्ग वालदैन के लिए शॉपिंग करके ला दिया करती थी। और उसके साथ साथ वो जो औरतें होती थी, बुज़ुर्ग औरतें, बीमार औरतें, उनकी जो है वो इमदाद कर दिया करती थी और उनके बाल बना दिया करती थी। 1995 में आफिया की शादी जो है वो अमजद मोहम्मद खान से हो जाती है, जो कि पाकिस्तान ही का एक रिहायशी था। उनका निकाह जो है वो फ़ोन पे होता है। बाद में अमजद जो है वो अमेरिका आ जाता है और वहाँ पर जो है वो आफिया के साथ रहने लग जाता है। आफिया को बहुत सारे इनामात से नवाजा गया और कहते हैं कि आफिया उस सदी की एक ज़हीन तरीन औरत थी। MIT के एक प्रोफेसर नोम चोम्स्की, जो कि जिनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, वो आफिया की सलाहियतों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। वो जानते थे कि आफिया एक गैर मामूली लड़की है। उन्होंने आफिया के साथ बहुत सारे थीसिस के ऊपर भी काम किया और न्यूरो साइंस में बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने आफिया के लिए एक जुमला कहा कि आफिया जो है इट्स सेल्फ एक इंस्टीट्यूट है, यानी कि आफिया अपने आप में एक अदारा है। बाद में आफिया ने ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी से लर्निंग थ्रू इमिटेशन में PhD की। अब ये लर्निंग थ्रू इमिटेशन जो है ना, इसमें बच्चों की जहनी बर्दाश्त के ऊपर जो है उसने काम किया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आफिया ने एक ऐसा फार्मूला बनाया, एक ऐसा केमिकल फार्मूला बनाया, एक ऐसा बॉम्ब बनाया कि अमेरिका जो है उसके पीछे लग गए, और अगर वो पाकिस्तान के हाथ लग जाता तो पाकिस्तान ये हो जाता, अगर अमेरिका के हाथ लग जाता तो ये हो जाता। वो नुस्खा कीमिया जो वो कहते हैं उसके पास था, वो कोई बॉम्ब मेकिंग मशीन्स नहीं थी, वो उसका ये क्यूरिक्यूलम था। बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने पाकिस्तान के लोग जो है वो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वो अल्लाह के बंदो, उसकी डिग्री जो है वो न्यूक्लियर साइंस में नहीं थी बल्कि न्यूरो साइंस में थी, जिसका मकसद ये था कि किस तरह एक जहन, एक दिमाग नशो नमा पा सकता है। आफिया ने अमेरिका के अंदर बहुत सारे जहनी मरीज़ों के ऊपर भी काम किया था, वो उनका इलाज फ्री करती थी। तो आफिया की जो सिस्टर थी फौजिया, वो कहती थी कि तुम इनकी मदद क्यों करती हो, ये तो जहनी मरीज़ हैं और ये तो तुम्हें थैंक्स तक नहीं कहते, उल्टा दिमागी मरीज़ होने की वजह से ये आप पर गुस्सा होते हैं और तुम इनकी मदद करती है। तो आफिया कहती कि मुझे थैंक्स की ज़रूरत नहीं है और यही वजह है कि मैं इनके लिए दिल से काम करती हूँ। इसी तरह आफिया जो है वो पाकिस्तान के लिए भी काम करना चाहती थी, क्योंकि उसकी जो डिग्री थी लर्निंग थ्रू इमिटेशन, वो बच्चों की जहनी बर्दाश्त के ऊपर काम कर रही थी और वो अपने इस तजर्बे को पाकिस्तान के करिकुलम में जो है वो शामिल करना चाहती थी। उसका ये ख्वाब था जो उसने अपनी माँ के सामने कहा था कि मैं इस पाकिस्तान के निज़ाम को बदल के रहूँगी, और वो पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहती थी। वो चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर भी MIT जैसी, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियाँ हों और लोग बाहर से पाकिस्तान पढ़ने आएँ, और वो चाहती थी कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आफिया तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे। आफिया को अब अमेरिका के अंदर 10 साल हो चुके थे। आफिया ने इन 10 सालों के अंदर इस्लाम के लिए बहुत सारा काम किया, वहाँ पर इंसानियत के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन वो अब भी अमेरिकन सिटीज़न नहीं थी, वो अब भी पाकिस्तानी शहरी थी। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का ग्रीन कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी ही रहूँगी। आफिया जो है वो अमेरिका के अंदर अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, लेकिन उनका ताल्लुक जो था वो कोई खासा अच्छा नहीं चल रहा था। बहुत सारी वजूहात की वजह से उनके रिश्ते के अंदर दरार आना शुरू हो गई। आफिया की बहन फौजिया कहती है, जब मैं एक दिन आफिया के घर गई तो मैंने क्या देखा, आफिया का मुंह जो है वो फटा हुआ है और उसके मुंह के ऊपर स्टिचेस लगे हुए हैं, वो ज़ख्मी हालत में है। उसके बेटे अहमद ने कहा कि बाबा ने मारा है, और आफिया ने भी इस बात की तस्दीक की। 2001 के अंदर आफिया अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेती है। वो वहाँ पर दिमागी मरीज़ों पर काम कर रही थी और ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अमेरिका की तारीख का एक सबसे बड़ा हादसा होता है।
9/11। Hit the World Trade Center or the Trade Center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. अमेरिकन मिलिट्री, FBI, CIA और बाकी जितनी भी एजेंसियां थी वो अलर्ट हो जाती हैं। अमेरिका के अंदर एक हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। पूरे अमेरिका के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। स्पेशली मुसलमानों के ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखी जाने लग जाती है। उनकी शॉपिंग, उनके बिजनेस और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको बाकायदा नोट किया जाता है। 9/11 के बाद अमेरिकन की मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और 2001 ही के अंदर सबसे ज़्यादा हेट क्राइम्स मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, जिसकी शरह 481 तक पहुंच जाती है। और यही नहीं बल्कि सिखों के खिलाफ भी जो है वो हेट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन के जो शिद्दत पसंद शहरी हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत पसंद नेशनलिस्ट करार देते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिखों को भी कत्ल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सिखों और मुसलमानों की दाढ़ियों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बहुत सारे सिखों को भी कत्ल करते हैं। इस वजह से बहुत सारे वहाँ के जो शहरी थे, स्पेशली मुस्लिम और सिख जो थे, वो क्या करते हैं, वो अपनी दाढ़ियों को मुंडवाना शुरू कर देते हैं, अपनी पगड़ियों को उतारना शुरू कर देते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। और बहुत सारे जो वहाँ से मुस्लिम सिख जो है वो अमेरिका छोड़ के वापस अपने वतन आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आफिया और उसका खावंद भी अमेरिका ही में मौजूद थे। उन दोनों के दरमियान जो है वो मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। खैर, उन दोनों ने एक दूसरे से जुदा होने का फैसला कर लिया और 2002 के अंदर आफिया ने वापस पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी। आफिया को एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ने के लिए उसकी बहन फौजिया वहाँ पर आई हुई थी। जो आफिया का बेटा था अहमद, वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी आंटी फौजिया को छोड़ के वापस पाकिस्तान जाऊँ, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अहमद जो था ना, मेरा हाथ पकड़ रो रहा था और कह रहा था कि खाला जान, I don't want to go. I'll be very good. I'll keep quiet. मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। 26 जून 2002 को आफिया जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। आफिया जब पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पर, क्योंकि उसकी सोच होती है, उसका ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील करे, यहाँ के कैरिकुलम को तब्दील करे, तो इसके हवाले से वो अक्सर अपनी अपॉइंटमेंट जो है उस वक्त के जो सेनेटर थे मोहम्मद मियाँ सुमरू के साथ गुफ्तगू वगैरह करती रहती होती है। लेकिन अभी आफिया को पाकिस्तान के अंदर 6 महीने ही गुजरते हैं कि उसके वालिद की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उन हमलावरों को, जो 9/11 के मास्टरमाइंड थे, उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। FBI भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और पाकिस्तान के जो अपने शहरी हैं उनको उठाना शुरू कर देती है, यानी कि अगवा करना शुरू कर देती है। 1 मार्च 2003 को खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान से अगवा कर लिया जाता है। फिर 6 मार्च को माजिद खान और उसके बाद सैफुल्लाह पराचा को जो है वो पाकिस्तान से उठा लिया जाता है। और 18 मार्च 2003 को ये नोटिस जारी कर दिया जाता है कि जनाब हमें आफिया और उसका हस्बैंड जो है वो दरकार है, हमने उनसे बस कुछ सवालात करने हैं और बस उसके बाद जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन वो तब ये नहीं बताते कि हमने दहशतगर्दी के मामले में उनसे कुछ सवाल जवाब करने और उनको पकड़ लेना है, वो इस चीज़ को जो है वो ज़ाहिर नहीं करते। 26 मार्च को उज़ैर पराचा को उठा लिया जाता है। फिर दिन आता है 31 मार्च 2003। आफिया कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाती हैं और इस्लामाबाद जाने की वजह जो थी वो वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के कैरिकुलम को तब्दील करना चाहती थी और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करना चाहती थी। इस हवाले से वो इस्लामाबाद जा रही थी। आफिया के साथ उसके 3 बच्चे भी थे, जिसमें 5 साला अहमद, 3 साला मरियम और 6 महीने का सुलेमान भी शामिल थे। तो जब वो कराची से निकलते हैं तो कुछ नामालूम अफराद जो है वो उनको किडनैप कर लेते हैं। आफिया को वो किसी और गाड़ी में डाल देते हैं और उसके बच्चे मरियम और अहमद को वो दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं। अहमद, जो कि अभी सिर्फ 5 साल का था, वो कहता है कि जब हमें दूसरी गाड़ी में डाला गया तो मैंने पीछे वाले शीशे से देखा कि जो सुलेमान है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा है और उसके गिर्द खून है। He and Mariam were in this other car and were looking through the back window when it seemed that Suleiman fell and was on the ground, with blood around. अभी उनकी किडनैपिंग को सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा था कि कुछ नामालूम अफराद उनके घर आते हैं और उसकी माँ को कहते हैं कि अगर तू खामोश ना रही तो तुम्हारे दरवाजे के ऊपर 4 लाशें पड़ी हुई होंगी। खैर, उसकी माँ जो है वो परेशान हो जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसके अल्लाह की इत्तला आई थी, मैं तो बेहोश हो गई थी। मुझे दिया झाड़ियों से उठाया,
तो जैसे ही आफिया की माँ को होश आती है तो देखती है कि इर्द गिर्द हमसाए जो हैं वो सारे जमा हुए हुए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। लेकिन वहाँ कहते हैं कि पुलिस को ना बुलाओ बल्कि किसी एक बड़े इंसान को जो है वो कॉल करो और उसको इस वाक़े के बारे में बताओ। खैर वो क्या करते हैं, उस वक्त के जो सेनेटर के चेयरमैन थे मोहम्मद मियाँ सुमरो को कॉल करते हैं और इस सारे वाक़े की जो है वो कहानी उनको बताते हैं। और आगे से वो IG सिंध को जो है वो कॉल करते हैं और IG जो सिंध है वो उनके घर पहुँच जाता है और उनके बयानात ले लेता है और वो कहता है कि आप इस मामले में खामोश रहें। FBI ने आफिया और उसके बच्चों को अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया और किसी को भनक तक नहीं होने दी। आफिया का बेटा अहमद जो था उसे काबुल की एक जेल में रखा गया और उसे कहा गया कि अब से तुम्हारा नाम अहमद नहीं बल्कि अली है। अगर तुमने अपना असल नाम किसी को बताया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। They told him his name was no longer Ahmed Siddiqui, it was Ali, and if he ever said it was Siddiqui, they'd kill him. And they left him in this awful prison for 5 years. दूसरी तरफ उसकी बेटी जो थी मरियम, उसको अमेरिकन ही की एक फैमिली के पास जो है वो फोर्सफुली अडॉप्ट कर दिया गया, जहाँ पर जो मर्द था उसका नाम था जोश और जो औरत थी उसका नाम था नेटली। और आफिया को बगराम की बदनामे ज़माना जेल में डाल दिया गया। उधर आफिया की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आफिया कहाँ है, किस हाल में है, ठीक भी है या नहीं है। और सारे के सारे इल्ज़ामात जो थे वो अमेरिका के ऊपर लग रहे थे क्योंकि उसी महीने में अमेरिका पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरियों को भी उठा चुका था। और जब इल्ज़ामात अमेरिका के ऊपर लगते हैं तो वो इस चीज़ को बिल्कुल रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि हमें आफिया के बारे में कोई इल्म नहीं है। आफिया को अफगानिस्तान की एक ख़तरनाक तरीन जेल में रखा हुआ था और कहते हैं कि वो एक ऐसी जेल थी जहां पर अगर कोई कैदी आता तो उसकी लाश ही वहां से वापस जाती। कई गार्ड्स जो हैं वो हमें देखकर रोते थे कि जिस सेल में आप 6x4 केज में आप कई सालों से रह रहे हैं, इस तरह के सेल में हम एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। वहाँ पर कैदियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता जिसमें आफिया भी शामिल थी और आफिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते, उसे ड्रग्स देते, उस पर ज़्यादती करते, उसे बरहना करते और उसके सामने कुरान पाक की बेहुरमती करते। और कहते हैं कि वो आफिया को एक ऐसी जेल में रखते थे जहाँ पर वो कैदी जो है वो ना तो कोई खड़ा हो सकता है और ना ही लेट सकता है। आफिया रोज़ाना चीखती, चीखें मारती, रोती और उनको वास्ते देती, लेकिन वो दरिंदा सिफ्त इंसान उनकी एक नहीं सुनते। वो इस अमल को बार बार दोहराते और रोज़ाना आफिया के ऊपर एक नया जुल्म का पहाड़ ढाते थे। आफिया पर जुल्म होता रहा यहाँ तक कि कई साल गुजर गए। फिर अफ़गानिस्तान से एक बरतानवी सहाफ़ी इवॉन रेडली जो कि कुछ अरसा तक तालिबान की कैद में थी, जब वो वहाँ से छूटती है तो वो कहती है मुझे पता चला है कि बगराम जेल के अंदर एक कैदी है जिसका नंबर है 650, उसके ऊपर बहुत जुल्म होता है। उसने उन कैदियों के जो है वो इंटरव्यू लिए जो कि पहले बगराम जेल में थे और उसके बाद बगराम जेल से उनको ग्वांटानामो अमेरिका जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। उसने जब उनके इंटरव्यू लिए तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमें बगराम जेल के अंदर किसी औरत की चीखों की आवाज़ आती थी। I was in Bagram. We used to have one lady prisoner whose presence in the jail was of heartbreaking for all of us. जब मैं बगराम में था खुसूसन मुझे एक औरत की आवाज़ आती थी। उसकी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, पीट रही थी। उर्दू में उसकी आवाज़ें आती थीं, जिस बिना पर फिर मैंने गॉड से पूछा तो गॉड्स ने मुझे बताया था कि ये पाकिस्तानी खातून है और इसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसका नाम आफिया है। इवॉन रेडली ने जब उन लोगों को आफिया की तस्वीर दिखाई कि क्या वो ये औरत थी तो उन लोगों ने हैरान कुन होकर कहा कि हाँ वो यही औरत थी जो वहाँ पर चीखें मारती थी और रोती थी। उसके बाद इवॉन रेडली पाकिस्तान आई और इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई कि बगराम जेल में जो कैदी की चीखों की आवाज़ आती है वो और कोई नहीं बल्कि आफिया सिद्दीकी है। फिर उसने पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, आफिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इवॉन रेडली ने नज़ीर अहमद को कहा कि आप अमेरिका को ख़त लिखें। नज़ीर अहमद ने अमेरिका को ख़त लिखा कि बताओ भाई वो 650 जो कैदी है वो औरत कौन है। तो अमेरिका ने साफ साफ कहा कि बगराम में ऐसी कोई औरत नहीं है 650 कैदी के नाम से, ये जो इवॉन रेडली है ये एक पागल औरत है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन बाद में जो अमेरिकन थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ वहाँ एक औरत है बगराम में, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है।
फिर ये डिसाइड हुआ कि एक ह्यूमन राइट का डेलीगेशन जो है वो बगराम भेजा जाएगा ताकि ये देखा जाए कि वो जो कैदी नंबर 650 बगराम में औरत है वो कौन है। जब अमेरिका को इस चीज़ की खबर मिली कि एक ह्यूमन राइट का डेलीगेशन जो है वो बगराम आने वाला है, तो उन्होंने उस डेलीगेशन के आने से 2 दिन पहले एक ऐसा खेल रचा जिसको आज भी वो एक कहानी बना के पेश करते हैं। 17 जुलाई 2008 को अमेरिकन ने आफिया को छोड़ दिया और उसके बेटे अहमद को उसके हवाले कर दिया और कहा कि जाओ तुम रिहा हो और अब तुम गजनी जाओ, वहाँ जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी बेटी मरियम भी मिल जाएगी। अब माँ तो माँ होती है, वो गजनी की तरफ रवाना हो गई। जब वो गजनी की तरफ रवाना हुई तो पीछे से FBI वालों ने वहाँ गजनी की जो पुलिस थी उसको कॉल कर दी कि जनाब यहाँ पर एक औरत आने वाली है जिसके पास बॉम्ब होगा और वो गवर्नर हाउस गजनी को जो है वो निशाना बनाना चाह रही है। खैर पुलिस भी वहाँ पर अलर्ट हो गई। जब आफिया उस जगह पर पहुँची जहाँ पर उसे अपनी बेटी मिलनी थी तो वहाँ पर वो चलना शुरू कर देती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे अजान की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वक्त असर का वक्त था। जब उसे असर की अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कई सालों बाद अजान की आवाज़ आती है। तो वो उस जहाँ से अजान की आवाज़ आ रही थी वो उसकी तरफ चलना जो है वो शुरू हो जाती है। जब वो उसकी तरफ चलना शुरू होती है तो वहाँ अचानक गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो वो मस्जिद की तरफ एकदम गई, दीवार तक पहुंचते पहुंचते एकदम गिर गई। तो इतना उसको ड्रग किया हुआ था कि वो भाग भी नहीं सकती अगर गोलियां चलाते। जब उसे होश आती है तो वो क्या देखती है कि उसके इर्द गिर्द लोग जमा हैं और वो लोग देख रहे हैं ये औरत कौन है, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझते। तभी वहाँ पर एक दर्जी आता है जिसका नाम था मोहम्मद अजमल मोहम्मदी। वो क्योंकि उर्दू जानता था, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड के सिलसिले में आता था और जिस वजह से उसको उर्दू ज़ुबान अच्छी खासी आती थी, तो वो आफिया के साथ उर्दू ज़ुबान में बात करने लग गया। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने आफिया के सर के ऊपर गन रख दी, उसे मारने की कोशिश की। लेकिन मोहम्मद अजमल मोहम्मदी ने आफिया को जो है उन पुलिस वालों से बचाया और कहा कि आप इसे क्यों मार रहे हैं। Called Mohammed Ajmal Mohammadi, just a delightful guy. He saved Afia's life. So they don't shoot her, they take... लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, आफिया को अपने साथ जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो लेकर चले गए। वहाँ पर वहाँ के गवर्नर जो कि गजनी के गवर्नर थे वो भी मौजूद थे। पीछे से FBI वालों की पुलिस को कॉल आई, उस गवर्नर को कॉल आई कि मिशन अकम्प्लिश्ड। तो उसने कहा कि भाई ये तो एक कमज़ोर औरत है, ये क्या धमाका करेगी, ये क्या गवर्नर हाउस पे धमाका करने आई थी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि FBI वाले भी उनके पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो आफिया को एक बैग दिया हुआ था FBI वालों ने, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बॉम्ब धमाके बनाने वाले कुछ केमिकल और उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और अमेरिका की बिल्डिंग की तस्वीर थी जो कि उनकी क्योंकि कहानी बनानी थी उन्होंने, जो कि उसको दी हुई थी। फिर उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, उसकी पिक्स बनाई जो कि अब भी हमारे पास मौजूद है। का करने वाला तुम उर्दू बोलो क्यों आया अफगानिस्तान, क्या तकलीफ था? वहाँ पर FBI वालों ने पुलिस वालों से और गवर्नर से कहा कि हम इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो कहते कि हम ऐसे आपको नहीं ले जाने दे सकते। फिर उन्होंने कहा चले ठीक है, आप ले जाने नहीं दे सकते तो ऐसे करें कि हम इससे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए। वो उनको उस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। जब वो आफिया को अंदर लेके जाते हैं तो वो क्लोज रेंज पर आफिया को गोली मार देते हैं। जब वो गोली मारते हैं तो फिर आफिया जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है और बाहर आके वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो आफिया के साथ पूछताछ कर रहे थे, तो जब पूछताछ करने लगे इसने अचानक जो है वो गन उठाई और हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से हमें अपनी हिफाजत करने के लिए आफिया के ऊपर गोली चलाई, इसीलिए आफिया जो है वो ज़ख्मी हो गई। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान अकल से सोचे कि वो औरत जिसका वज़न मुश्किल से 45 किलो होगा, वो एक M4 कार्बाइन गन उठाती है उन ट्रेंड, यकीन करें मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेंड सोल्जर्स के सामने,
और उनको आगे लगा देती है और फायरिंग शुरू कर देती है। यार सबसे पहली बात यह है, जो M4 कार्बाइन गन होती है उसके ऊपर एक सेफ्टी कैच लगा होता है। उस सेफ्टी कैच का जो फ़ायदा ये होता है कि जो सिपाही उस गन को चलाएगा वही सिर्फ उस गन का लॉक खोल सकता है, फिर ही वो चलेगी, उसके अलावा नहीं। और तीसरी बात ये कि अमेरिकन सोल्जर्स के रूल्स में ही नहीं है कि वो गन को नीचे रखें, क्योंकि वो सिर्फ 2 सूरतों में ही गन को नीचे रख सकते हैं, या तो गन खाली हो और दूसरे नंबर पर गन की सफाई करने वाली हो, उसके अलावा वो गन को नीचे रख ही नहीं सकते। खैर उन्होंने एक कहानी बनानी थी जो कि उन्होंने बना दी। फिर उन्होंने आफिया को अपने साथ ले जाने का कहा और वो अपने साथ आफिया को लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने ये खबर जो है वो पूरी दुनिया में फैला दी कि जनाब अफ़गानिस्तान से गजनी से एक औरत को गिरफ्तार किया है और वो औरत जो थी वो अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर फायरिंग कर रही थी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया। जब इस चीज़ की खबर आफिया की फैमिली तक पहुंची तो आफिया की फैमिली जो है वो आफिया को डिमांड करने लग गई, लेकिन तब तक अमेरिकन जो थे वो उसे गजनी से ले जा चुके थे। फिर उन्होंने बच्चों के बारे में डिमांड करना शुरू कर दी, लेकिन वो अमेरिकन जो थे वो आए बाएं शाएं करने लगे कि हमें नहीं पता, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आफिया की जो सिस्टर फौजिया थी उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। उसने बहुत सारे इंटरनेशनल अदारों के साथ मिलके, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के साथ मिलके जो है वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। हामिद करज़ई की मदद से आफिया का जो सबसे बड़ा बेटा था अहमद वो मिला, और अहमद जब मिला तो उसकी दिमागी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर किया जाता। उसका नाम कभी अहमद रख दिया जाता, कभी अली रख दिया जाता, कभी क्या। तो वो अपने नाम के हवाले से बहुत ज़्यादा डाउट में था। वो कहता था कि अमेरिकन फ़ौजी मेरे कमरे में आते थे और मुझे फुटबॉल बनाते थे, जंजीरों में जकड़ते थे, मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। अहमद के मिलने के चंद हफ्तों बाद ही कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो आफिया की बेटी मरियम को कराची की गली में फेंक कर चले जाते हैं। जब उन्हें मरियम मिलती है और वो मरियम से बात करते हैं उनके घर वाले, तो मरियम जो है वो अमेरिकन एक्सेंट के अंदर बोल रही होती है, Not fair. It was not fair for me to be in there. I mean, what was my fault? Why was I locked up? इसकी वजह यही थी कि उसको एक अमेरिकन फैमिली के पास फोर्सफुली अडॉप्ट करवाया गया था। लेकिन आफिया का तीसरा बच्चा सुलेमान अभी तक गायब था और आज तक सुलेमान का कोई पता नहीं चल सका कि सुलेमान कहाँ है, आया कि वो जिंदा भी है या नहीं। आफिया अब भी जो है वो अमेरिका में मौजूद थी, जहां पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था। आफिया का वकील क्लाइव स्मिथ कहता है कि मैंने ग्वांटानामो जेल में से 87 कैदियों को रिहा करवाया और उन 87 कैदियों के ऊपर मजमूई तौर पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना अकेली आफिया के ऊपर जुल्म किया गया। My country has tortured so many people. I've seen a lot of traumatized people. All of the Guantanamo Bay. आफिया के जो डॉक्टर थे वो अपनी टेस्टमनी में कहते हैं कि आफिया हमसे कहा करती थी कि मैं फिर इन जालिमों के हाथ आ गई, ये मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं खुद को मार लूँ, लेकिन मेरा मज़हब इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। आफिया ने खुद भी ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा दिल था कि मैं मर जाऊं, लेकिन उसने कहा कि मेरे मज़हब में है कि खुदकुशी जो है हराम है और मैं कंटेंट हूँ, मैं अल्लाह ताला से खुश हूँ। आफिया की गिरफ्तारी के 2 साल बाद 2010 में आफिया को अदालत के अंदर पेश किया जाता है। वहाँ के जो जज होते हैं वो इस केस को इलीगल करार दे देते हैं। वो कहते हैं ये तो केस है ही नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं कि एक किसी और मुल्क के शहरी को आप अमेरिका ला के अमेरिका के रूल्स ऑफ लॉ के मुताबिक उसको सज़ा दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही जो है वो नाइंसाफ़ी है। अमेरिका के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रैमजे क्लार्क कहते हैं कि मैंने आज तक इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं देखी। आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो सीधी सीधी ह्यूमन लॉज की वोलेशन है। 19 जनवरी 2010 को समाअत दोबारा होती है और इस दफ़ा जज जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। इस दफ़ा जो जज था वो रिचर्ड बर्मन था, उसको जो है वो समाअत के लिए वहाँ पर बिठा दिया जाता है। अब हिसाब लगाएं, सारी अदालत जो है वो अमेरिका की, अदालत अमेरिका की, गवाह अमेरिका के, वकील उनके अपने, जज उनका अपना, आफिया वहाँ पर अकेली थी। उन्होंने जब ये प्रूव करना चाहा कि आफिया एक दहशतगर्द है और अलकायदा की जो है वो एक मेंबर है, तो वो इसको बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सके। उनके पास कोई ऐसे सबूत थे ही नहीं, जितने सबूत वो देते सब जो है वो बेकार जाते। लेकिन फिर वो एक ही रट लगाने लग गए जनाब कि आफिया ने सोल्जर पे हमला किया है, आफिया ने अमेरिकन सोल्जर पे हमला किया है। लेकिन यहाँ भी जब गन की फोरेंसिक करवाई गई तो गन के ऊपर आफिया के निशान थे ही नहीं। एक बेचारा वो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट जो था ना, अल्लाह उसको जज़ा दे, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये गन फायर ही नहीं हुई है।
इस पे ना कोई गन शॉट रेजिड्यूज है ना कुछ, इसमें से बुलेट यूं ही निकाला गया है, फायर नहीं हुई है। ना वहाँ पर गोलियां मिली, बुलेट्स मिली, और ना ही दीवारों के अंदर बुलेट्स के निशान थे। There was no fingerprints on the weapon. There was no shell casings from the weapon she allegedly fired. No bullet holes, so no physical evidence. डिफेंस वाले ने पूछा कि भाई अच्छा ये बताएं उसने फायर किया तो बैठ के किया या खड़े होके? एक ने कहा बैठ के किया, दूसरे ने कहा खड़े होके किया, एक ने कहा सीधे हाथ से किया। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद आफिया को 86 साल की कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और वो किसके ऊपर बाइस थी? इस चीज़ के ऊपर कि आफिया ने अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर हमला किया है, इसलिए उसे जो है वो 86 साल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से कोई सबूत नहीं मिलता। फिर जैसे ही ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सबकी ज़ुबान के ऊपर एक ही नाम होता है, वो है आफिया। आफिया को अमेरिकन जो है वो FMC कॉर्सवेल जेल के अंदर डाल देते हैं, जो कि अमेरिकन स्टेट टेक्सास में मौजूद थी, जहां पर कहते हैं कि आधे से ज़्यादा कैदी जो हैं वो पागल हैं, और वो एक वाहिद जेल है जहां सबसे ज़्यादा रेप जो है वो अटेम्प्ट किए जाते हैं। और कहा जाता है कि आफिया के ऊपर भी 2 दफ़ा रेप जो है वो अटेम्प्ट किया गया। Well, I mean, at least 2 times is a formal thing by guards, but in terms of abuse by other guards and prisoners, countless times. और आफिया के घर वाले जब भी आफिया के लिए आवाज़ उठाते तो उनको अक्सर जो है वो धमकी आती थी कि अगर अब आपने आफिया के लिए आवाज़ उठाई तो आप सब के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर कुछ लोग उनके घर जो है वो किसी न किसी की लाश जो है वो फेंक कर चले जाते, जो कि गली सड़ी हुई होती थी। बहुत सारे नामालूम अफराद जो है वो उनके घर आते और उनके एक दफ़ा चौकीदार को मारा, क्योंकि वो उससे पूछ रहे थे कि हमें बताओ कि आफिया के जो बच्चे मरियम और अहमद है वो कब स्कूल जाते हैं और कब स्कूल से वापस आते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया के गुलशन इकबाल में वाक़े घर पर कार में सवार 3 अफराद पहुंचे। चौकीदार को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसने मेरे को मार दिया था इस पिस्तौल से, इधर पिस्तौल से मार दिया था। ये सारे के सारे जुल्म जो है वो आफिया की फैमिली के ऊपर ढाए गए। इवन के आफिया की जो सिस्टर थी उनको ये डिमांड होती थी कि अगर आप आफिया के बारे में बातें ना करोगे तो हम आपको कुछ पैसे देंगे। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने उनके घर काले करके उनकी माँ को बहुत ज़्यादा लुटा। वो उनकी माँ को कहते कि अगर आप $5,000 देंगी, $10,000 देंगी तो आपको आफिया वापस मिल जाएगी। लेकिन माँ तो माँ थी, फिर वो उनका कहना मानती और उनको पैसे जमा करवा देती, लेकिन आफिया वापस नहीं आती। फ्रॉड भाई, $5,000 में बेचा है, $25,000 में भाई $25,000 दे दें वापस ले आएंगे। बहुत सारे सियासतदान आफिया के घर आते और उनकी माँ को तसल्लियाँ देते और कहते हैं आप परेशान ना हो, जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आफिया को वापस लेके आएंगे। लेकिन बहुत सारे हुक्मरानों की हुकूमतें आईं, लेकिन वो आफिया को वापस नहीं लेके आए। यहाँ तक कि आफिया की माँ जो है वो तड़प तड़प के इस दुनिया से चली जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं मुजरिमों से बदला लेके छोड़ूंगा, तो वो जब बदला लेगा तो फिर कहाँ जाओगे। बहुत सारी धमकियों के बावजूद आफिया की बहन जो है वो हिम्मत नहीं हारती, वो आफिया के लिए लड़ती रहती है, वो लगी रहती है, बहुत सारे एहतजाज करती है, बहुत सारे मुल्कों में जाती है, बहुत सारे अदारों के साथ रब्ता करती है। आखिरकार उसे फिर 2 बंदे मिलते हैं, एक पाकिस्तान के सेनेटर जो हैं मुश्ताक और दूसरे आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ। सेनेटर मुश्ताक जो है वो सेनेट के अंदर आफिया के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्लाइव स्मिथ अमेरिका के अंदर जो है वो आफिया के लिए इस केस को बारीकी से देखते हैं और अमेरिका में आफिया के लिए आवाज़ उठाते हैं। खैर उन सब की इतनी सारी मेहनतों के बाद 20 साल बाद आफिया की बहन फौजिया को आफिया से मिलने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में मुलाकात तय पा गई। वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। फौजिया जब सेनेटर मुश्ताक और क्लाइव स्मिथ के साथ उस FMC कॉर्सवेल जेल में गई तो वो कहती है जब मैं जेल के अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ जंजीरों की गूंज आ रही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी जंजीरों की गूंज और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे एक खौफनाक सा मंजर था। फिर जब हम एक कमरे में पहुंचे जिसके दरमियान में एक शीशा लगा हुआ था, वहाँ हमें बिठा दिया गया और कहा कि यहाँ पर आफिया आ जाएगी, आप उससे मिल लेना। फिर अचानक बाहर से एक आवाज़ आती है तो फौजिया कहती है यकीनन यही आफिया है, यही आफिया है। वो सब के सब आफिया को मिलने के लिए बेताब थे, सब के सब खुश थे। लेकिन जब आफिया को अंदर लाया जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं। बट देन जब मैंने शक्ल देखी उसकी, जब एकदम शीशे पे से हम गए तो जब शक्ल देखी तो यकीन जाने मैं सिर्फ देखती रह गई। मैं कहूँ कि आफिया कहाँ है। यकीन जाने अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि ये एक जिंदा लाश खड़ी थी मेरे सामने, तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। बहुत आफिया जो है वो जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई थी। आफिया की आंखें जो है वो अंदर की तरफ धंसी हुई थी। उसका चेहरा ऐसे था जैसे हड्डियों का ढांचा हो। उसके सर के अंदर चोट लगी हुई थी। उसके ऊपर वाले दांत जो थे वो टूटे हुए थे। आफिया बिल्कुल कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा नातवा हो चुकी थी। मैं हैरान हूँ कि खातून जिंदा कैसी है। आफिया और फौजिया एक दूसरे को मिल तक नहीं सकती थी क्योंकि दरमियान में एक बहुत बड़ी शीशे की गिलास की दीवार थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को गले तक नहीं लगा सकती थी। खैर, इधर से आफिया ने, उधर से फौजिया ने अपना हाथ जो है वो उस दीवार के ऊपर रखा शीशे की, और एक दूसरे को बस देखती जा रही हैं। कुछ बोल नहीं रही, बस रो रही हैं। और जो फौजिया है वो अपनी बहन की हालत देख के बार बार जो है वो रोती जा रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही क्योंकि वो देख के हैरान हो गई कि ये तो मेरी बहन आफिया है ही नहीं, मेरी बहन तो ऐसी थी ही नहीं। जब आफिया ने कुछ अल्फाज अपने मुंह से निकाले तो फौजिया ने कहा कि यकीनन ये आफिया ही है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचान चुकी थी। आफिया का जो सबसे पहला जुमला था वो ये था कि फौजिया तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। लेकिन फौजिया तब भी खामोश थी क्योंकि वो हैरान थी कि ये मेरी बहन कैसे हो सकती है। खैर, फिर उन्होंने बातचीत शुरू की और जब आफिया ने अपने बच्चों के बारे में पूछा तो फौजिया ने कहा हाँ तुम्हारे बच्चे बहुत ठीक है, अहमद तो अब डॉक्टर बन चुका है और मरियम जो है वो अभी भी पढ़ रही है। लेकिन जब आफिया ने सुलेमान के बारे में पूछा तो फौजिया खामोश हो गई क्योंकि फौजिया नहीं जानती थी कि सुलेमान कहाँ है, किस हाल में है, यहाँ तक कि ज़िंदा भी है या नहीं। तो उसने कहा हाँ वो सुलेमान भी ठीक है, वो भी पढ़ रहा है। फिर आफिया ने जब अपनी माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है, माँ के बारे में बताओ, तो फौजिया फिर खामोश हो गई। वो कैसे बताती कि उसकी माँ जो है वो इस दुनिया से तड़प के जा चुकी है। वो चाहती थी कि मैं अपनी इन आँखों से अपनी बेटी को देखूं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थी। खैर, फौजिया आफिया को कहती है कि माँ भी बिल्कुल ठीक है। फिर फौजिया जब आफिया के बच्चों की तस्वीर उसे दिखाने लगी तो बाहर से गार्ड आया भागता हुआ। वो तस्वीर जो है उसने पकड़ ली और कहा कि हमें ऑर्डर नहीं है कि आप जिस तस्वीरें जो है वो कैदियों को दिखाएं। उसके बाद आफिया ने सेनेटर मुश्ताक से बात की। सेनेटर मुश्ताक ने इकबाल का कलाम जो है वो आफिया को सुनाया। फिर आफिया ने सूरत मरियम की जो है वो तर्जमा करके उस सेनेटर मुश्ताक को जो है वो सुनाया और कहा कि जब भी मैं सूरत मरियम का जो है वो तर्जमा करती हूँ या इसकी तिलावत करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि हम आपको कुछ किताबें देंगे तो आप उनको पढ़ा कीजिएगा, लेकिन आफिया ने कहा कि मैं ये किताबें नहीं ले सकती। उसने हैरान कुन बात बताई कि जब भी मैं किसी किताब से मोहब्बत करती हूँ तो ये जो है वो मेरे सामने उस किताब की बेहुरमती करते हैं और ये लोग इतने ज़्यादा जलील और दरिंदा सिफ्त इंसान हैं कि ये लोग मेरे सामने कुरान पाक के ऊपर पेशाब करते हैं। तो जिस किताब से मुझे मोहब्बत होती है उस किताब की मेरे सामने तौहीन करते हैं और उन्होंने कहा कि मेरे सामने अब मुझे दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए ये कुरान के ऊपर पेशाब करते हैं। ये उन्होंने मुझे कहा। आफिया ने अपनी बहन फौजिया को जेल में अपने ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि मेरे ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर पाक मैं कब तक इस जेल में रहूँगी, तो मेरा इम्तहान कब ख़त्म होगा। फिर वो रोने लग गई और फिर वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहते हैं अरे बेटी तुम्हारा इम्तहान थोड़ी है ये। तो बोली मैं एकदम से बहुत वो हुई, मैंने कहा मेरा इम्तहान नहीं है, मैं क्यों बंद हूँ, मेरे साथ ये इतना बुरा कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें जो थी वो नम हो गईं और मैं भी वहाँ रोने लगी और कहा कि मैंने तो आप सल्लम को अफसुदा कर दिया, मैं कितनी गलत औरत हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफिया को कहा कि बेटी ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं है बल्कि ये उम्मत का इम्तिहान है। आफिया अपने ऊपर बीते हर जुल्म के बारे में बता रही थी जो पिछले 20 सालों में उसके ऊपर किया गया। आफिया हर दिन मरती थी, हर दिन जिंदा होती थी। फौजिया ने आफिया के अकाउंट में $300 डलवाए, जिसकी वजह से वो जो जेल में मौजूद कमिश्नरी थी वहाँ से वो कॉफ़ी पी सकती थी, चाय पी सकती थी, जो उसका दिल करता था वो पी सकती थी। आफिया की बहन फौजिया से पहले भी उसके अकाउंट में पैसे डलवाती होती थी, लेकिन वो पैसे आफिया तक पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि वो जेल के कुछ गार्ड्स या कुछ वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया और आफिया तक वो पैसे पहुँचने दिए ही नहीं।
आफिया की बहन फौजिया जब अगले दिन आफिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि आफिया के हाथ के अंदर एक चाय का कप है और बड़ी खुशी के साथ चाय को पी रही है, क्योंकि वो 20 सालों बाद चाय पी रही थी। बाकी बचे पैसों से आफिया ने 6 डॉक्टर्स टीन के पैक लिए और उन बाकी कैदियों में तकसीम कर दिए। मैंने कहा तुमने उतने से, मैंने तो सिर्फ $300 भेजे थे, मैंने कहा उसमें से भी तुमने सब बांट दिया और ये किया। तो बोली देखे उनको भी तो, जिनके पास नहीं आता होगा उनका भी तो दिल करता है। मैंने कहा मेरी बहन आई है, उसने पैसे दिए हैं तो मैं उनके साथ शेयर कर। ये आफिया थी। फिर फौजिया जब वहाँ से जाने लगी तो डॉक्टर आफिया ने फौजिया को रोका और कहा कि रुको रुको रुको, वो तुम ऐसा करो, तुम अहमद के लिए एक ब्लू कलर की ट्रेन ले जाओ। अहमद को ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है, जब तुम लेके जाओगी वो खुश हो जाएगा। लेकिन आफिया बेचारी को क्या पता था कि इन 20 सालों के दरमियान जो अहमद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। वो अभी भी वो पीछे 20 साल पीछे थी, उसके लिए जो 20 साल गुजर गए हैं ये उसके लिए फ्रीज हो चुके थे, उसके लिए उसके बच्चे अभी भी बच्चे ही थे। आफिया 21वीं सदी की उम्मत की सबसे ज़्यादा मजलूम तरीन खातून है। आफिया का वकील क्लाइव स्मिथ कहता है कि मुझे शर्म आती है एक अमेरिकन होने पे, क्योंकि मेरा मुल्क लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ ने कहा कि आफिया को हम आसानी से वापस ला सकते हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमत हमारा साथ दे। तो हमारे पास 4 ऐसे कानूनी ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम आफिया को वापस ला सकते हैं। अब वो ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आफिया की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो हासिल करके अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को दी जाए, ये एक कानूनी रास्ता है। दूसरा ऑप्शन रिव्यू ऑफ द जजमेंट है। अगर आफिया के उस केस को दोबारा उसकी समाअत हो और दोबारा इसकी जजमेंट की जाए तो आफिया को आसानी से रिहाई मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्लेमेंसी पिटीशन है कि अमेरिका के सदर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी कैदी को रिहा कर सकता है। चौथा और आखिरी जो कानूनी रास्ता है वो स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट है कि जिसकी मदद से 2 मुल्कों के दरमियान कुछ जो है वो मुज़ाकरात होती है जिनकी बुनियाद पर जो है वो कैदी एक्सचेंज किए जा सकते हैं और इस तरह भी जो आफिया को रिहाई मिल सकती है। ये 4 ऐसे लीगल रास्ते हैं जिनकी बुनियाद पर आफिया वापस पाकिस्तान आ सकती है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को उन वकील का साथ देना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आफिया वापस पाकिस्तान आए। इसके पीछे वजह यह है कि वो कहते हैं कि अगर आफिया पाकिस्तान में आ गई तो उनका भांडा फूट जाएगा, यानी कि उन लोगों का भांडा जिन्होंने आफिया को अमेरिका के हवाले किया। अब इस चीज़ के बारे में जो है वो परवेज़ मुशर्रफ भी अपनी किताब इन द लाइन ऑफ द फायर के अंदर जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने पाकिस्तानी शहरियों को अमेरिका के हवाले किया और उनसे पैसे लिए। But I think it's page 234 of the paperback edition that I read. Yeah. He boasts that more than half of the Guantanamo prisoners were sold to the Americans for bounties, which we, the officials, got the money, he said. Now, यकीन करे आफिया के ऊपर जो बीत रही है ना इस वक्त, वो सिर्फ आफिया ही जानती है। वो हर रोज़ मरती है, हर रोज़ जीती है। वो कहती है कि कोई मुझे इस जहन्नम से निकाल ले, है कोई मोहम्मद बिन कासिम जो मुझे इस जहन्नम से निकाले, है कोई सलाहुद्दीन अयूबी जो लश्कर लेके आए, है कोई तारिक बिन ज़ियाद जो कश्तियाँ जला के आए, है कोई। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने लोग ये नहीं चाहते कि आफिया वापस पाकिस्तान आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई नहीं देख रहा ना, लेकिन अल्लाह ज़रूर देख रहा है और अल्लाह हम सब से इस चीज़ का और हमारे अमाल का हिसाब लाजमी लेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम। वाइन्ना बिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं मुजरिमों से बदला लेके छोड़ूंगा। मैं तो वो जब बदला लेगा तो फिर कहाँ जाओगे?